Monday to Friday, 7 p.m. only on DD India. नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो जैसा कि आप जानते हैं, 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव की इस वक्त चल रहा है, महाराष्ट्र और हरियाणा में। और आज हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ यहाँ की जो चुनावी हलचल है वो आपको बताएंगे। हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में चुनावी जनसभा करी है। हरियाणा के चुनावी संग्राम में इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज एंट्री हो गई एक तरह से। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राज्य में कई स्थानों पर चुनावी रैलियां करी और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश को परवान चढ़ाने की कोशिश की है। इस बीच हरियाणा के चुनावी संग्राम में चुनाव प्रचार के जोशो खरोश के बीच हम आपको लिए चलेंगे दादरी के दंगल में, जहां अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट घिरी हैं सियासी दिग्गजों के बीच। राज्य भाजपा के प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर से होगी हमारी खास बातचीत। साथ ही हम ले चलेंगे महाराष्ट्र भी, जहां आपको दिखाएंगे कि इस बार प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी किसका खेल बिगाड़ेगी। हरियाणा के चुनावी अपडेट के साथ दादरी से हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह, और महाराष्ट्र की चुनावी गतिविधियों का ब्यौरा देने के लिए हमारे साथ वर्धा से जुड़ेंगे हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह। तो 2 संवाददाता हम उनके पास भी चलेंगे। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से, चुनावी मोर्चे की बड़ी खबरों से। आज 1 रैंक 1 पेंशन सच्चाई है। हरियाणा के 2 लाख पूर्व फौजियों को इसका लाभ मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में सरकारी भर्ती का मतलब पहले होता था, उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी जो भर्ती है उसका पहले मतलब होता था रिश्वतखोरी और युवाओं से लूट। उन्होंने ये भी कहा कि नौकरियों के खेल में यहाँ के कई नेताओं को जो है जेल तक पहुंचा दिया है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। दरअसल हरियाणा के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से कह सकते हैं कमर कस ली है। और कल वो महाराष्ट्र में थे, आज हरियाणा पहुंचे। बीजेपी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वल्लभगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित किया और उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली बार हरियाणा चुनाव के समय जो लोग मुझसे कैप्टन के बारे में सवाल करते थे, वे आज अपनी टीम को ही समेटने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सोमवार को फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में चुनाव प्रचार किया। हरियाणा में बड़े नेताओं के बगावत से जूझ रही कांग्रेस पर प्रधानमंत्री ने चुटकी ली और कहा कि कभी उनसे हरियाणा में उनके विरोधी पूछते थे कैप्टन कौन है। उन्होंने कहा कि संयोग देखिए, जो तब मुझसे कैप्टन को लेकर सवाल पूछते थे, आज अपनी बिखरी टीम को समेटने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। संयोग देखिए, जो तब मुझसे कैप्टन को लेकर सवाल करते थे, वो आज अपनी बिखरी टीम को ही समेटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को सुधार विरोधी बताते हुए कहा कि देश में हो रहे हर सुधार के सामने, हर परिवर्तन के सामने कांग्रेस और उसके जैसे दल दीवार बनकर खड़े हो रहे हैं। हर परिवर्तन के सामने कांग्रेस और उसके जैसे दल दीवार बनकर के खड़े हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्ववर्ती इंडियन नेशनल लोकदल के दौरान हुए शिक्षक घोटाले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके परिवार का नाम लिए बगैर कहा कि हरियाणा में सरकारी भर्ती का मतलब पहले होता था रिश्वतखोरी और युवाओं से लूट। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये स्थिति अब बदल चुकी है। हरियाणा में सरकारी भर्ती का मतलब पहले होता था रिश्वतखोरी और युवाओं से लूट। नौकरी के लिए जितने तरह के खेल होते थे, उन्होंने यहां के कई नेताओं को जेल तक पहुंचाया है। ये स्थिति अब बदल चुकी है। केंद्र की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे को लंबे समय तक लटकाने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज न ये सिर्फ सच्चाई है, बल्कि हरियाणा के भी करीब 2 लाख पूर्व फौजियों को इसका लाभ मिल चुका है। प्रधानमंत्री ने कश्मीर में अनुच्छेद 370, राफेल डील
और राष्ट्रीय सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर कांग्रेस के विरोध को देश विरोधी बताते हुए कहा कि ये कितना भी विरोध करें, कितनी ही साजिश करें, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, सेना के सशक्तिकरण के लिए उनकी पार्टी भाजपा प्रतिबद्ध है और उसे लगातार गति दे रही है। ये कितना भी विरोध करें, कितनी ही साजिशें करें, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, सेना के सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और हम उसे लगातार गति भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर ये पहली चुनावी रैली थी। मंगलवार को भी प्रधानमंत्री राज्य के दादरी और कुरुक्षेत्र में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, वल्लभगढ़, हरियाणा। और जैसे हमने आपको बताया, हमारे दो संवाददाता आपको आज की जो तमाम अपडेट है उसके बारे में बताएंगे। हमारे साथ हरियाणा से जुड़ेंगे हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ चुके हैं और साथ ही महाराष्ट्र के बारे में हम बात करेंगे अभिषेक सिंह के साथ। और इससे पहले कि हम अपने दोनों संवाददाताओं के पास चलें, कुछ रिपोर्ट्स और देख लेते हैं आज की जो अहम खबरें हैं। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। रविवार को महाराष्ट्र के बाद आज राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा पहुंचे। हरियाणा के नूह में एक चुनावी रैली में उन्होंने केंद्र सरकार की नोटबंदी और जीएसटी लगाए जाने के फैसले की आलोचना की। पहले नोटबंदी, आप सबसे कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है, सबको लाइन में खड़ा किया। उस लाइन में आपने अनिल अंबानी को देखा था क्या? खड़ा था क्या? वो अदानी खड़ा था उसमें? एक काले धन वाला उस लाइन में नहीं खड़ा। उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स जो बचा था वो भी आपके जेब से निकाल दिया। हाँ, कोई है जो कह सकता है हाँ जीएसटी से मुझे फायदा हुआ है? कोई एक यहां पे है आदमी? एक आदमी को फायदा नहीं हुआ। और अब इस वक्त सीधे चलते हैं अभिषेक सिंह के पास। हमारे संवाददाता दादरी हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, दोनों बात करेंगे। प्रधानमंत्री की रैली भी थी, राहुल गांधी, अभी हमने राहुल गांधी की बाइट सुनी, मैं इसलिए उस पर आपसे कमेंट लेना चाहूंगा संक्षेप में, फिर मैं प्रधानमंत्री की रैली के पास आऊंगा। अल्टीमेटली चाहे वो जीएसटी की बात हो, जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहना हो, या फिर वो नोटबंदी की बात हो, ये मुद्दे ऐसे हैं जिसको राहुल गांधी पिछले 5 साल से लगातार उठा रहे हैं, हर चुनाव में उठाते हैं, हर चुनाव में उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। क्या मुद्दों का इतना अकाल पड़ गया है कि वो उन्हीं मुद्दों को बार बार उठा रहे हैं जिन मुद्दों पर जनता उन्हें नकार चुकी है? बिल्कुल अशोक, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से चाहे 2014 के चुनाव के बाद से 2019 का आपने लोकसभा चुनाव भी देखा होगा, और 2019 में के लोकसभा चुनाव में भी तकरीबन इसी तरह के मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए, कांग्रेस पार्टी ने उठाए, और उन्हें जो है लोकसभा में क्या उनकी स्थिति रही, कांग्रेस की क्या स्थिति, ये साफ साफ देखने को हमें मिला। 2019 का विधानसभा चुनाव है ये, हरियाणा का चुनाव, और तकरीबन कांग्रेस पार्टी अपने उसी पुराने ढर्रे पे है कि किसी तरीके से उन्हीं मुद्दे को उठाया जाए, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, जीएसटी का मुद्दा हो, काले धन का मुद्दा है। हालांकि जो जनता है इनके बीच में एक मैसेज गया है कि काले धन को खत्म करने के लिए काफी बड़ा स्टेप लिया है केंद्र सरकार ने। जीएसटी का भी जो फायदा है वो भी हम हरियाणा में देख रहे हैं कि हरियाणा में जो व्यापारियों से हमने बात की तो उनसे वो काफी संतुष्ट है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के कांग्रेस जनता के बीच जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्थानीय मुद्दे हो या फिर राष्ट्रीय मुद्दे हो, इनका जो है वो जनाधार कांग्रेस खोती जा रही है। एक तो पार्टी के अंदर जो फूट है, जो पार्टी के अंदर कुमारी सैलजा हो, भूपिंदर हुड्डा है, या फिर इसके अलावा जो कुमारी सैलजा है, किरण चौधरी, इनके जो आपसी जो गुट बने हैं उसको पार्टी उसकी भरपाई करने से दूर होते हुए पार्टी जो है सिर्फ जो है आरोप प्रत्यारोप का खेल कर रही है, और उन्हीं पुराने वायदों पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी यह साफ दिखा। हालांकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में कल आपने देखा होगा कि बहुत ही तर्क संगत चीजें रखी गई, बिल्कुल ही उस तरीके से चीजें रखी गई जिन चीजों पे इंप्लीमेंट किया जा सके। अशोक जी, लेकिन अभिषेक, सवाल यह है कि अगर जिन चीजों पे अगर घोषणा पत्र बीजेपी का बढ़िया है, बीजेपी ने अच्छा काम किया, तो प्रधानमंत्री को सभाएं करनी पड़ रही हैं, प्रधानमंत्री के चेहरे की जरूरत बीजेपी को पड़ रही है, ऐसा क्यों?
बिल्कुल अशोक, देखिए पिछली बार अगर 2014 का चुनाव आप देखेंगे तो बीजेपी ने यहाँ पर 47 सीटें जीती थी, लेकिन वो उन जगहों पे जीती थी जो उत्तरी हरियाणा में ज़्यादा बीजेपी ने सीटें जीती। अगर हम दक्षिणी हरियाणा की बात करें, चाहे वो पलवल की बात करें, हम गुरुग्राम की बात करें, या फिर मेवात की बात करें, या फिर फरीदाबाद की बात करें, तो यहाँ पे टोटल 16 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को सिर्फ 7 सीटों पर फायदा हुआ था। और प्रधानमंत्री की ये रैली इस जगह पे काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि 16 सीटें यहाँ पर, और इनमें जो है इनेलो जो इंडियन नेशनल लोक दल है उसका काफी प्रभाव रहा है, चौटाला की पार्टी का काफी प्रभाव रहा है। और दक्षिणी जो हरियाणा है यहाँ पे भी लगभग यही हाल है। कल दादरी में पीएम की रैली हो रही है, और इसमें जो रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, या फिर दादरी है, इसके अलावा जो है झज्जर है, ये सारी जो सीटें यहाँ पर जो है इनेलो, या फिर आप ये कहें कि हरियाणा विकास पार्टी, जिनका बाद में विलय हो गया कांग्रेस के साथ, 3 लाल जो रहे यहाँ पे, भजन लाल, बंसी लाल और देवी लाल, इन तीनों का गढ़ रहा है ये सारा क्षेत्र। चाहे हिसार की बात करें या फिर सिरसा की बात करें, तो इनका ये गढ़ रहा है ये क्षेत्र। ऐसे में प्रधानमंत्री की जो ये रैलियां हैं उन्हीं क्षेत्रों में जा रहे हैं। आप देखेंगे कि तीनों जो रैलियां हैं प्रधानमंत्री की, ये दक्षिणी हरियाणा में कुरुक्षेत्र के अलावा, तो ऐसे में जो जहां पर बीजेपी का जनाधार, जहां पे की बीजेपी की बात रखनी है, जहां पर की बीजेपी के को पिछली बार 1600, 2000, 2200, 2500 या 3-4 हजार के वोटों के अंतराल में बीजेपी हारी थी, वहां पर प्रधानमंत्री ने रैली रखा है। और शायद एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि जो विकास की बात है वो यहां पर बीजेपी कर रही है, ना कि लोक लुभावन वादों की। अशोक जी, जाहिर तौर पर बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक तो नरेंद्र मोदी ही हैं, प्रधानमंत्री ही हैं, इसीलिए जो है जिन क्षेत्रों में बीजेपी कमजोर है वहां पर भी बीजेपी को मजबूत करने के लिए जो है लगातार प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, हमारे साथ जुड़े थे हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह। और जनादेश में वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लो जी, चांदपुर में कोल्ड स्टोरेज के निर्माण को मिली हरी झंडी। भाई ये तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन सरकार को ये कैसे पता चला कि हमें कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है? यहाँ से इकट्ठा किए गए डेटा से सरकार के पास जो आंकड़े आते हैं, उसी के आधार पर पूरे देश में विकास के लिए जरूरी फैसले लेती है। भाई फिर तो हम सबको सरकार के ऐसे कामों में साथ देना चाहिए, क्यों भाइयों? हाँ बिल्कुल देना चाहिए। तो आइए हम निभाएं अपनी जिम्मेदारी, हो रही आर्थिक गणना में दें सही जानकारी। अपनों की कामयाबी की खुशी से बढ़कर और कोई खुशी नहीं, इसीलिए हम लाए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का हैप्पी लाइफ फेस्टिवल, जिसमें आप पाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के होम लोन्स पर अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन और एग्जिस्टिंग होम लोन का इजी टेक ओवर, ताकि आप बना सकें हैप्पी लाइफ। हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से विश यू वेरी हैप्पी लाइफ। जनादेश में आपका एक बार फिर स्वागत है। कुश्ती के अखाड़े में, कुश्ती के दंगल में बबीता फोगाट एक ऐसा नाम है जिसने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए 2014 में स्वर्ण पदक जीता था और पूरी दुनिया में देश का परचम लहराया था। हरियाणा की ये बेटी इस बार दादरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही है, लेकिन इस बार उनका मुकाबला एक साथ कई राजनीतिक दलों के महारथियों से है। देखिए ये खास रिपोर्ट। खेल की दुनिया में बबीता फोगाट वो नाम है जिन्होंने पूरी दुनिया में तिरंगे की शान बढ़ाई है। ये नाम किसी पहचान की मोहताज नहीं है। कुश्ती के खेल में बबीता ने बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटाया है, लेकिन इस बार वे जिस दंगल में उतर रही हैं, वहां उनके सामने राजनीति के कई बड़े महारथी सामने हैं। दादरी विधानसभा सीट पर बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही बबीता का सामना इस बार जन नायक जनता पार्टी के सतपाल सांगवान से है, जो 2 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस के मेजर नृपेंद्र, वो भी 2 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। हमारी पार्टी जो है ना किसानों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, तो हम उनको जो है ना जितनी फैसिलिटी दे सकते हैं वो देंगे। यहाँ लोगों का जो मन है, वो जो क्षेत्रीय जो सेवा भाव है, उससे हमने लोगों की सेवा करके दिल जीत रहे हैं। दादरी विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां से भाजपा ने कभी जीत दर्ज नहीं की है। पिछले चुनाव में भी भाजपा उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। इस बार बीजेपी ने हरियाणा की इस बेटी पर दांव लगाया है, जिसका कहना है कि वो खेल की मैदान की ही तरह यहाँ भी बाजी मारेंगी और अपने क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ेंगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए और क्षेत्र का विकास के लिए और जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला तो बना दिया है, लेकिन अभी उसका विकास करना बाकी है। वो हम
दिल जान एक करके न और क्षेत्र का विकास करें। दक्षिण हरियाणा के इस जाटलैंड में 1,93,899 मतदाता हैं, जिसमें 1,04,690 पुरुष और 89,209 महिला मतदाता हैं। दशकों तक यहां से इनेलो या फिर कांग्रेस जीतती आई है, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को आज भी इस बात की कसक है कि यहां से जीते हुए प्रतिनिधियों ने न उनकी सुधरी न क्षेत्र का विकास किया। गीता बबीता फोगाट की कहानी पर बनी फिल्म दंगल तो आपने देखी होगी, जिसका एक डायलॉग था, मारी छोरिया छोरों से कम है के। ये वही बबीता फोगाट है जिसने कुश्ती के अखाड़े में कई पहलवानों को पटखनी दी, लेकिन इस बार अखाड़ा राजनीति का है और फैसला जनता का। कैमरामैन शुभम के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, दादरी। और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में हरियाणा के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की बात कही है, लेकिन भाजपा के इस घोषणा पत्र में कांग्रेस और आईएनएलडी की तरह मुफ्त वायदों की सौगात पेश नहीं की गई है, जिस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। आखिर क्यों भाजपा के घोषणा पत्र में मुफ्त वादों का पिटारा नहीं है? इसी पर हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने हरियाणा में भाजपा के चुनाव प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर से खास बातचीत की। हरियाणा चुनाव प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, संकल्प पत्र जारी कर दिया है, लेकिन इसमें उस तरह के वायदे नहीं किए गए जो कांग्रेस पार्टी या दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा किए गए। भारतीय जनता पार्टी सत्य पर भरोसा करती है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसे करने का ईमानदार प्रयास करती है। 2014 में भी जो हमने कहा था उसमें 96% अपने घोषणा पत्र पर हमने क्रियान्वयन किया और इस बार जो कह रहे हैं उस पर 100% क्रियान्वयन हो, यह हमारी कोशिश है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने जो अपने घोषणा पत्र जारी किए, जिसमें फ्री के जैसे वायदे कह सकते हैं कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किए। आपने इस तरह के वायदों से दूरी बना के रखी, तो क्या मतलब इसके पीछे सोच क्या थी? इनेलो और कांग्रेस को यह भरोसा है कि उनकी सरकार यहाँ बनने वाली नहीं है, इसलिए वो कोई भी लोक लुभावन बातें कर सकते हैं। हमको वही कहना है जो हम कर सकते हैं। सर, आखिरी सवाल, हरियाणा के विकास में कितना मील का पत्थर साबित होगा आपका ये संकल्प पत्र? यह संकल्प पत्र एक तौर से बहुआयामी है और हरियाणा को विकसित करने का जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करने में अपना योगदान देगा। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के चुनाव प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिनका कहना है कि जो संकल्प पत्र है उसमें पार्टी ने लोक लुभावन जो वायदे हैं उनसे जरूर दूरी बना के रखी है, लेकिन इस तरीके से बनाया गया है ताकि हरियाणा का आने वाले 5 साल में जो विकास है वो और ज्यादा किया जा सके। कैमरामैन कुलदीप के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, हरियाणा। और जनादेश में वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद महाराष्ट्र की भी खबरें दिखाएंगे आपको। देखते रहिए डीडी न्यूज। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो। इंडस सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। लो जी, चांदपुर में कोल्ड स्टोरेज के निर्माण को मिली हरी झंडी। भाई ये तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन सरकार को ये कैसे पता चला कि हमें कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है? यहाँ से इकट्ठा किए गए डेटा से सरकार के पास जो आंकड़े आते हैं उसी के आधार पर पूरे देश में विकास के लिए जरूरी फैसले लेती है। भाई फिर तो हम सबको सरकार के ऐसे कामों में साथ देना चाहिए, क्यों भाइयों? हाँ बिल्कुल देना चाहिए। तो आइए हम निभाएं अपनी जिम्मेदारी, हो रही आर्थिक गणना में दें सही जानकारी। राजेश में आपका एक बार फिर स्वागत है और चलिए अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र के सियासी सरगर्मियों के बीच भाजपा शिवसेना गठबंधन और कांग्रेस एनसीपी का जो गठबंधन है वो एक तरफ है, दूसरी तरफ वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी ने भी चुनाव से ऐन वक्त पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम से अपना गठबंधन तोड़ दिया था। वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी अपने दम पर महाराष्ट्र की सियासत में अपनी पैठ बनाना चाह रही है, लेकिन एमआईएम से अलग होने के बाद उसकी राह कितनी मुश्किल है, इसी पर हमारी संवाददाता आयशा खानम ने वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के नेता प्रकाश अंबेडकर से खास बातचीत की।
VBA यानी वंचित बहुजन अघाड़ी ये ऐसी पार्टी है जो पिछले चुनाव में भी कई सीटों पर अपना जलवा दिखा चुकी है और कई सीटों पर बहुत ही फर्क पड़ा है राजनीतिक पार्टियों के लिए। और ये पार्टी जो है प्रकाश अंबेडकर साहब जो BR अंबेडकर के ग्रैंडसन हैं, यहाँ पर सीधी टक्कर देने के लिए कोई नहीं है बीजेपी शिवसेना के लिए। ऐसे में आपकी पार्टी किस तरह से मुकाबला करेगी? दुर्भाग्य है कि यहाँ का जितना भी विजुअल मीडिया है ये पेड मीडिया हो चुका है। असलियत अगर आपको देखना है तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे जाना चाहिए। महाराष्ट्र में एनसीपी का जो एक प्रभाव रहा, बल रहा, शरद पवार जैसे नेता, उनका जो वोट बैंक है उसे बिखर के रख दिया है आपने। ये जो वंचित का जो बगावत थी उसको रुकाया था, लेकिन इस बार वो बगावत को रुका नहीं पाएंगे क्योंकि लोग मजबूती से इस बार खड़े हो चुके हैं। बाद में देखा गया कि MIM ने अपना बेस बना लिया, वहां पर कांग्रेस आपको जिम्मेदार ठहराती क्योंकि आप MIM को इस राज्य में एक बेस बनाने में एक मीडियम बने। क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि कांग्रेस 14 साल, मेरे ख्याल से 22-25 साल से औरंगाबाद कभी जीती नहीं। हारे हुए का क्या सोचना और सुनना, हारे हुए को हम कभी सुनते नहीं है। ये तो पार्टी ऑफ द पास्ट करके हम लोग कहते हैं। ये थे प्रकाश अंबेडकर जी जो बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में बदलाव का वक्त आ गया है और महाराष्ट्र में उनका ये मानना है कि जो वंचित बहुजन अघाड़ी है वो एक सैलाब लाने की स्थिति में है और अगर यहाँ पर बदलाव आता है तो ये एक ऐतिहासिक चुनावी नतीजे रहेंगे। कैमरामैन भीम सिंह के साथ आयशा खानम, DD न्यूज, लातूर। चलिए, इस वक्त अजय विक्रम सिंह हमारे संवाददाता महाराष्ट्र में वर्धा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, अभी हमने प्रकाश अंबेडकर को सुना, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। प्रकाश अंबेडकर ने बड़े आराम से कह दिया कि पेड मीडिया है तो इसलिए उनको दिखाते नहीं है, उनका असर दिखता नहीं है। लेकिन सच बात यह है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये तमाम पार्टी, चाहे प्रकाश अंबेडकर हो, MIM हो, ये तमाम पार्टियां, ये लोग पेड वोट कटुआ पार्टी हैं और दरअसल ये वोट काटने के लिए और किसी न किसी से फेवर लेकर वोट काटने के लिए खड़े होते हैं। क्या ये सही नहीं है? देखिए अशोक, खासतौर से आपका जो सवाल वंचित बहुजन अघाड़ी के अगर सिलसिले में हम बात करें तो निश्चित तौर पर इसके पहले का अगर देखें तो वो कांग्रेस के साथ भी अलायंस कर चुके हैं और इसके पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं और इस बार अलग से 288 सीटों पर अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 288 सीटों पर वंचित बहुजन अघाड़ी जो चुनाव लड़ रही है वो निश्चित तौर पर कहाँ चुनाव जीतेगी ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि बहुत सी सीटों पर वो या तो भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब होगी और जहां पर वोट बैंक में अगर बेहतर तरीके से सेंध लगाएगी तो जो चुनाव के परिणाम हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। इस बात के लिए एक हम कुछ तमाम ऐसी सीटें हैं जिसका हम उदाहरण ले सकते हैं। साकोली विधानसभा की हम बात करें, कल जहां पर प्रधानमंत्री ने अपनी रैली की थी वहां पे भी वंचित बहुजन अघाड़ी चुनाव लड़ रही है और वहां पे एक त्रिकोणीय लड़ाई करते हुए दिख रही है और एक वोट काटने की स्थिति में जरूर है। लेकिन अब जो जनता है वो काफी ज्यादा जागरूक है अशोक। हम लोगों ने पिछले कई चुनावों में देखा है कि ऐसी जो पार्टियां हैं वो पार्टियां जरूर चुनाव लड़ती हैं लेकिन जनता स्पष्ट तौर पर अपना मूड बनाकर वोट देने जाती है और वो उसे बेहतर तरीके से पता है कि उसका वोट कहां पर जा रहा है और अगर राज्य या देश का चुनाव हो रहा है, ये महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है तो महाराष्ट्र के विकास में उनका वोट कहां जाएगा वो काफी सचेत और हो चुकी है और जनता अभी वोटिंग के लिहाज से हम बात करें काफी सजग है। लेकिन ये जो राजनीतिक दल हैं इनके अपने एजेंडे होते हैं, अपने अपने एजेंडे के जरिए काम करते हैं। दूसरी बात, एक विशेष वर्ग में भी अपनी पैठ रखते हैं, उनमें अपनी पहचान रखते हैं, उनके बीच में अपनी पहुंच रखते हैं, उसके आधार पर वो अपनी ताकत को महसूस करते हैं। कभी कभी उसको बार्गेनिंग के तौर पर भी प्रयोग करते हैं चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी जब सरकार बनने की स्थिति होती है। तो निश्चित तौर पर इन दलों की यही स्थिति है जो आपने सवाल किया। निश्चित तौर पर लगता यह है कि ऐसे दल सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि बिगाड़ने या फिर किसी के पक्ष में बैठने के लिए करते हैं। बिल्कुल, किसी का खेल बिगाड़ने के लिए, किसी का बनाने के लिए लड़ते हैं और फिर ये लोग जो हैं दूसरों पर इस तरह के आरोप लगाते हैं जो बड़ा हास्यास्पद सी बात है। बहरहाल समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय विक्रम सिंह आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वर्धा से हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह जुड़े थे और इसी के साथ जनादेश में फिलहाल आज इतना ही। हमारी जनादेश की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी वक्त शाम 7 बजे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।